नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स बिल्कुल सिंपल भाषा में और समझाएंगे आपको एक एक फैक्टर कि वो किस तरीके से आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है या हमारे देश पर इम्पैक्ट डालता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में जो ऑयल डिमांड ग्रोथ है इस वक्त, ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा 2027 तक। अब ये रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। इनका ये कहना है कि इंडिया ओवरटेक करेगा चाइना को 2027 तक एज बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ क्रूड ऑयल डिमांड। तो इसका क्या मतलब है? अभी आप देखते हैं कि इंडिया अच्छा खासा ऑयल कंज्यूम करता है, इंपोर्ट करता है, अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन 2027 तक हम इतने ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे, हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ने का मतलब बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है किसी भी कंट्री में। ये माना जाता है कि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रही है पहले से ज़्यादा। इसका मतलब पहले से ज़्यादा यहाँ ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की, आप कह सकते हैं लोगों के व्हीकल की, ऑटोमोबाइल सेल्स की, बहुत सारी चीज़ों का ये एक इंडिकेटर है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम बन जाएंगे बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ क्रूड ऑयल डिमांड। इसका मतलब अगर इंडिया का जीडीपी डेटा इस तरीके से आए कि इस बार बहुत अच्छा होना है तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर हमारा जीडीपी डेटा अच्छा ना आए तो क्रूड ऑयल के प्राइस गिर जाएंगे। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और ओपेक जो कार्टेल है जो डिसाइड करता है कि क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है उसे बढ़ाना है या गिराना है, वो इंडिया के ग्रोथ को और ज़्यादा आप कह सकते हैं तवज्जो देगा और ज़्यादा वेट देगा। तो इंडिया के जीडीपी डेटा पर सबकी नज़र रहेगी, पूरी दुनिया की नज़र रहेगी हमेशा। इस वक्त इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो लेटेस्ट मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट आई है, वेंसडे को आई है, और ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो एनुअल राइज है चाइना के ऑयल डिमांड में, ये कम होने लगेगा 2024 से। और 2023 में क्योंकि अच्छे मार्जिन में बढ़ा, लेकिन 24 से ये कम होने लगेगा। और यूएस, चाइना और इंडिया ये सबसे बड़े ऑयल के कंज्यूमर हैं सब पूरे वर्ल्ड में, ये तीन कंट्रीज। तो इस वक्त इंडिया अभी भी अच्छे खासे लेवल पर है आप कह सकते हैं, लेकिन चाइना को बीट करने के बाद हमारा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा ओपेक के लिए। और आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है हमारे आउटलुक पर, इकोनॉमिक आउटलुक पर भी। इसका मतलब इंडियन लोग ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे, इंडिया में ट्रक्स ज़्यादा चलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। एज अ रॉ मटेरियल हम क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं हर चीज़ में, तो वो भी पहले से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पर, हम ईवीज़ के लिए भी इतना ज़्यादा कह सकते हैं फोकस्ड हैं, हाइड्रोजन कार्स पर फोकस्ड हैं, लेकिन फिर भी अब 2027 तक हम दूसरे सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर भी बन जाएंगे। तो क्या जो हम कह सकते हैं कि हमारा फोकस है, हम उस पर वर्क तो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि लेकिन फिर भी हम उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे? तो इसका जवाब ये होगा कि देखिए, ईवी पे हम कितना ही वर्क कर लें, जो ऑयल से चलने वाली गाड़ियां हैं वो अभी रहने वाली हैं, अभी कई साल लगेंगे, कई दशक लगेंगे पूरी तरीके से अडाप्ट करने में। हमारा जो एम है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एम्बिशियस है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और अडाप्ट कराना इतना आसान नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऐसा नहीं है कि वो पोल्यूशन नहीं करती, बस उनका पोल्यूशन उन्हें बनाते वक्त ही पूरा हो चुका होता है। और जो ये गाड़ियां हैं जो हमारी जो पेट्रोल और डीजल से चलती है, ये चलते वक्त पोल्यूशन करती है, इन्हें बनाने में इतना पोल्यूशन नहीं होता। तो ये कहना कि इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये बिल्कुल बेसलेस है इस वक्त। तो अगर हमारा ऑयल कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा ईवी का जो कंजम्पशन है वो भी अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, अगर आप देखें तो इंडिया के बारे में बहुत ही बुलिश रिपोर्ट है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये अगला आर्टिकल है व्लादिमीर पुतिन के बारे में। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया अभी। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि जो रशियन फोर्सेस है, रशिया की आर्मी और जो भी डिफेंस फोर्सेस है जो लड़ रहे हैं अभी यूक्रेन में, इनके पास सफिशिएंट एडवांस वेपन्स नहीं हैं इस वक्त। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है किसी प्रेसिडेंट के आप कह सकते हैं मुंह से आना, जो ऑलरेडी अभी एक युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक युद्ध में है, ऑल आउट वॉर में है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात है।
जैसे कि अभी यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव भी किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको अलाइड सपोर्ट भी मिल रहा है, यूएस से और यूरोप से वेपन्स भी मिल रहा है। तो पुतिन ने एक छोटा सा एडमिशन किया जो कि बहुत रेयर है, ऐसा कोई देश ये नहीं मानेगा, वो भी युद्ध के वक्त। उन्होंने टेलीवास मीटिंग पर ये कहा, उन्होंने कहा कि रशिया ने अभी तक लूज़ किए हैं 54 टैंक्स जब से यूक्रेन का ड्राइव शुरू हुआ है। ये सिर्फ लास्ट वीक की बात है, ठीक है। और पहली बार क्रेमलिन ने इस स्केल पे जो लॉसेज हुए उसे एडमिट किया है। उन्होंने कहा कि अभी क्लियर हो चुका है कि हम बहुत सारी चीज़ें लैक करते हैं, जैसे कि हाई प्रिसिशन एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन, ड्रोन, पुतिन का कहना था। और उन्होंने कहा कि हमारे पास है ये, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। तो रशिया जैसी कंट्री जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी, अगर वो ये कह रही है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये तो बहुत ही छोटा वॉर है, इसे आप वॉर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि रशिया एक इतना डोमिनेंट फोर्स है। इस तरीके से आप समझिए कि इंडिया अगर आज नेपाल पे अटैक कर दिया, श्रीलंका पे कर दे, और फिर भी हमें इतनी दिक्कत हो, तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ बड़ी कमी है, बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि हमारा एक वीकनेस है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। और ऐसे ही रशिया के साथ हुआ। तो ये यहाँ पर उनकी आंखें खुल चुकी है और यहाँ पे कई देशों की आंखें खुल चुकी होंगी कि वॉर अब पहले की तरह नहीं रहे, जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अब कुछ अलग चीज़ें चाहिए, और किसी देश के पास अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा एम्यूनिशन नहीं है, वो फिर भी बहुत अच्छा अटैक, काउंटर अटैक कर सकता है, भले आप कितने बड़े कंट्री हो। और यूक्रेन से लड़ते वक्त रशिया को यही रियलाइज़ हो रहा है। जो काउंटर ऑफेंसिव है ये अभी एडवांस कर रहा है, तो यूक्रेन अभी धीरे धीरे और आगे जा रहा है अंदर की टेरिटरी में। रशिया में इनका ये कहना, या फिर अपनी टेरिटरी वो एक्चुअली यहाँ बचाने की कोशिश कर रहा है। इसे रशियन टेरिटरी कहना भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होगा यहाँ पर। तो रशिया ने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई किया हुआ है अभी यूक्रेन में, वहाँ पर यूक्रेन जाने की कोशिश कर रहा है, उसे वापस स्नैच करने की कोशिश कर रहा है। यूएस ने अनाउंस किया कि वो $325 मिलियन के वेपन्स और भेजेंगे यूक्रेन के पास और उनकी हेल्प करेंगे। $325 मिलियन भी कम नहीं होते अगर आप इस तरीके से देखें। करीब 2,500 से 3,000 करोड़ के वेपन्स काफ़ी बड़ा हेल्प है यूक्रेन के लिए। और ये पहला हेल्प नहीं है, यूएस ऑलरेडी बहुत चीज़ें भेज चुका है। तो देखते हैं कि आगे ये किस मोड पर जाता है, ये वॉर कब ख़त्म होगा, क्या होगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है अभी, दोनों में से कोई भी साइड पीछे जाने को तैयार नहीं है, पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।